इनका यूकेजी में बच्चा है, अभी 2 महीना बाद 1 में चला जाएगा। ठीक, अब हमारी उंगली तरफ देखिएगा, इनका बच्चा अपर केजी में है, अब 1 में जाएगा, अब 1 में जाएगा। जो हमने भूमिका बनाई है उसका निचोड़ अब मैं आपके पास रख रहा हूं, उसका निचोड़ आपके पास रख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 साल लगेगा आपके बच्चे को इंटर करने में, और 3 साल लगेगा ग्रेजुएशन करने में, यानी 15 साल हुआ, और 2 साल लगेगा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, यानी 17 साल लगेगा। ये फॉर्मल एजुकेशन है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आता है। अब मान लीजिए आपका बच्चा बीटेक करेगा तो 1 साल और लग जाएगा। आपका बच्चा अगर नीट वगैरह करेगा, मेडिकल करेगा तो और साल 2 साल 3 साल लग जाएगा, लेकिन न्यूनतम 17 साल लगना है। चाहिए 2 साल घटा दीजिए, अगर केवल ग्रेजुएशन करा रहे तो भी 15 साल आपको लगेगा। अब आप 2025 में अपने बच्चे को 1 में डालिएगा और 15 साल बाद उसका आपका बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलेगा। कब निकलेगा, किस सन में? 2040 में। दुनिया जिस गति से चल रही है 2040 तक सरकारी नौकरी बचेगी क्या? सरकारी नौकरी बचेगी क्या? अच्छा, जरा सरकारी नौकरी को भी समझ लिया जाए। मेरी कोई मदद कर दीजिए, आप में से जो लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं, जरा कृपा करके गूगल खोल लीजिए और गूगल पर जाकर के जरा सा सर्च मारिए, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। 1,98,00,000 नौकरियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिलाकर। 3% क्लास 2 है, क्लास 1 है, और 9% क्लास 2 है। लगभग 24 से 25 लाख नौकरियां हैं जो क्लास 1 और क्लास 2 की हैं, और बाकी जितनी नौकरियां हैं वो सारी नौकरियां क्लास 3 और क्लास 4 की हैं। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत क्लास 3 और क्लास 4 की जो जॉब्स हैं वो सब आउटसोर्सिंग के थ्रू ली जा रही हैं। ये जो लोग जानकार होंगे वो इसको बखूबी इसको जानते होंगे। आउटसोर्सिंग के थ्रू वो ली जा रही हैं वो नौकरियां। और आउटसोर्सिंग का मतलब हो गया कि जहां 60,000 पर कोई नौकरी देनी है वो 10,000, 12,000, 14,000 रुपए पर दी जा रही है, एजेंसियों को दे दी जा रही है, वो लोग अपना भर्ती कर लेते हैं। और चूंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि 14,000 पे भी करने वालों की भीड़ लगी हुई है। अब आप अपने लिए संभावना ढूंढ लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर तो आप अपने बच्चे को किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पढ़ लिख करके आपका बच्चा जो डिग्री लेकर के आएगा उस डिग्री के आधार पर उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, भगवान करे मिल जाए, लेकिन मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह विचार करने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं कि साहब सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है सरकारी नौकरी की? जो काबिल, प्रतिभावान, क्षमतावान लोग हैं वो कभी भी सरकारी नौकरी की अपेक्षा नहीं लेकर के चलते हैं, वो अभिलाषा लेकर के नहीं चलते हैं। तो जब यह सरकारी नौकरी की स्थिति है कि 140 करोड़ की आबादी में जो प्रतिशत है वो कितना है, 1,98,00,000, मैं पूरा मान लूं, चलिए सबके सब पा गए तो कितना परसेंट हुआ? 1% से भी कम का सक्सेस रेट है। अब 2 आंकड़ा और देख लीजिए आप। अभी आपने कहा आपके बच्चा 10th में, आपका बच्चा 11th में। आजकल एक फैशन चला है, 10 साल पीछे जाइए, 15-20 साल पीछे जाइए तो हर आदमी वही काम करता था जो वो कर सकता था या उसको लगता था कि हमारे अंदर ये प्रतिभा, क्षमता, हम इस काम को बेहतर तरीके से कर लेंगे। लेकिन पिछले 15 सालों में, 20 सालों में मार्केटिंग के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए एक प्रोपेगेंडा चलाया गया जिसमें हर आदमी को यह भरोसा दिला दिया गया कि आप हर काम कर सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हर आदमी को। अभी एक फैशन सा चल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कहते हैं आओ हमारे यहां एडमिशन लो, हम तुमको इंजीनियर बना देंगे, हम तुमको डॉक्टर बना देंगे। चलो बना दो, बहुत अच्छी बात है। आपको आंकड़ा मालूम है? नहीं मालूम है। 23 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठे थे। 23 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठे थे। 23 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठे थे और सीट कितनी हमारे पास? 58,000 सीटें हैं। यह भी गूगल कर लीजिएगा। यह भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो आपको 58,000। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी कितने हैं? लगभग 59-60,000, दोनों मिला दीजिएगा
तो लगभग 1,10,12,000 15,000 के आसपास आ जाएंगी सीटें। अच्छा, अभी इसी बीच एक आपने देखा होगा कि पिछले साल नीट की परीक्षा में पेपर लीक हो गया था, याद है ना आप लोगों को? नीट की परीक्षा में पेपर लीक हो गया था। 720 नंबर की नीट की परीक्षा होती है। मैं ये कहता हूं कि साहब पेपर लीक मत करिए, पेपर दे दीजिए। जो एनटीए परीक्षा कराता है वो 23 लाख बच्चों को पेपर दे दे और सारे बच्चे 720 में 720 पा जाएं। एडमिशन कितने का होगा? जितनी सीट होगी उतना ही ना। तो 58,000 उधर है, 60,000 उधर है, 1,18,20,000 बच्चे उसमें आ जाएंगे। तो 23 लाख में से 1,20,000 घटा दीजिए, जो बच्चे 21,80,000 वो कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? अब वो तो किसी लायक नहीं बचे, वो तो किसी लायक नहीं बचे। तो अब हमारी और आपकी जो ये बातचीत हो रही है, इस बातचीत का निष्कर्ष ये निकालना होगा हम लोगों को, जो भी आपका बच्चा जिस भी क्लास में पढ़ रहा होगा उसमें जितनी उसकी पढ़ाई बची उतना जोड़ लीजिए, और जोड़ करके तब देखिए कि जब बच्चा आपकी पढ़ाई पूरी करके जब अपने लिए रोजगार खोजने चलेगा तो क्या उसको रोजगार मिलेगा? आप उठा करके देख लीजिए, और तब उसके बाद आप हमसे बात करिए, आप तब उसके बाद आप मुझसे बात करिए। हमारे पास विकल्प कौन से हैं? एक सरकारी नौकरी जिसका हकीकत हमने रख दिया, प्राइवेट सेक्टर लगातार सिमटता जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर लगातार सिमटता जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी संकट वही आ रहा है। आप लोग पता नहीं चीजों को कितनी जागरूकता के साथ देखते हैं। जो हमारी जीडीपी की स्थिति है, जो हमारे इकोनॉमिक्स है, हमारा जो फाइनेंस का है, वो धीरे धीरे सिमट रहा है। गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स थे, वो प्राइवेट सेक्टर्स में ओवरलोडिंग इतनी ज्यादा है, ओवरहेड एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि कोविड में एक सिचुएशन पैदा हुई जिसमें वर्क फ्रॉम होम का कल्चर उन लोगों ने शुरू किया, वो धीरे धीरे अब तक यहां चला आ रहा है, अब तक यहां पर चला आ रहा है। और उसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि वो कंपनियां बोझ नहीं उठा पा रही हैं, तो वो धीरे धीरे अपने कर्मचारियों को सैक कर रही हैं, धीरे धीरे करके वो कर्मचारी सैक हो रहे हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों को ये विचार करना है कि हमारा बच्चा जब अपनी पढ़ाई पूरी करके जब व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करेगा तो उस समय उसके पास विकल्प क्या होंगे, क्या विकल्प होंगे उस समय उसके पास। उन विकल्पों पर हमको काम करने की जरूरत है। देखिए एक चीज बताऊं आपको, हम और आप सब हम लोग इसी से संचालित होते हैं। एक तो यहाँ चिप है ना, चिप क्या बोलते हैं उसको? है कोई बोला अभी? मस्तिष्क। उसको निकाल दीजिए तो सब कुछ ठीक है, आऊं बाऊं करने लगेगा। वो जो चिप है ना, तो अब उसमें फीड क्या है? उसमें वही सरकारी नौकरी फीड है। तो वो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट था उसको चेंज करके हमको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और ये काम बहुत छोटी उम्र से बच्चों में डालना पड़ेगा। ये बात डालनी पड़ेगी, ये आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी निकल करके आना पड़ेगा। नहीं, ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं, और मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को। आपके पास दुनिया में आपके बच्चे से कीमती कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अपनी चाहे जितनी तरक्की कर लीजिए, लेकिन पलट करके अगर आप पीछे देखिएगा, अगर आपका बच्चा ठीक नहीं है ना, तो आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। एक पंचतंत्र का संस्मरण आपको सुना दे रहा हूं, बहुत मजेदार है, आपको अच्छा लगेगा। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, महाराज राजा का सबसे परम कर्तव्य क्या होता है? तो युधिष्ठिर मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने कहा, राज्य की सीमा की सुरक्षा और उसका विस्तार। तो उन्होंने, यक्ष ने कहा और? उन्होंने कहा कि राज्य में उत्तम प्रकार की कानून व्यवस्था। उन्होंने कहा और? क्या उत्तम प्रकार की न्याय व्यवस्था। उन्होंने कहा और? उन्होंने कहा उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था। उन्होंने कहा और? उन्होंने कहा बढ़िया नागरिक व्यवस्था। उन्होंने कहा और? उन्होंने कहा बढ़िया कृषि व्यवस्था। उन्होंने कहा और? उन्होंने कहा बढ़िया सड़कें। उन्होंने कहा और? बढ़िया शिक्षा व्यवस्था। अब और करते गए, वो थक गए, और करते, तो बाद में झुंझला करके बोले कि अरे महाराज, जिस राज्य में राजा इतना सब कुछ कर देगा, उस राजा से बढ़िया कौन हुआ? तो बड़ी विनम्रता के साथ मुस्कुरा कर यक्ष ने कहा, महाराज क्षमा करेंगे, ये जितना आपने राजा का काम बताया है ना,
ये सब राजा के कर्तव्यों का सिर्फ 10% है, 10% है। आश्चर्य में पढ़ करके युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं ये 10% है तो बाकी का 90% क्या है? यक्ष ने कहा कि प्रभु, राजा का सबसे बड़ा काम है अपने जीते जी एक अपना योग्य उत्तराधिकारी तैयार करना, योग्य उत्तराधिकारी तैयार करना, क्योंकि उत्तराधिकारी अगर आपका योग्य नहीं है तो आपके नहीं रहने के बाद ये जो आपका राज्य है असुरक्षित हो जाएगा, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, न्याय व्यवस्था भ्रष्ट हो जाएगी, शिक्षा समाप्त हो जाएगी, नागरिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो जरूरी है कि आप अपना एक वारिस बढ़िया तैयार करिए। ये आप पर भी लागू होता है। हर आपने मेहनत करके परिश्रम करके जिन चीजों को तैयार किया है, 60 साल के बाद जब आपका पौरुष कमजोर होगा, जब आपकी ताकत छीण होगी और जब आप निर्भर होंगे अपने उन बच्चों के ऊपर जिनसे आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी हैं, तब वो झिड़क करके आएगा, चलो बहुत फालतू बात करते हो तुम, तब उस समय तकलीफ होगी आपको, तब उस समय तकलीफ होगी। जितने थप्पी मारेंगे, जितने अधिक चोट होगी और जितना अधिक चोट बर्दाश्त करने की क्षमता बच्चा विकसित कर पाएगा, वो बच्चा उतना आगे जा पाएगा। हम लोगों ने बच्चों को जो बहुत कोमल बना दिया है, दुनिया में फिर वही दो ही लोग हैं। आप अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी 1 मिनट में अपने बच्चे को दे देते हैं, दे देते हैं नहीं, दे देते हैं ना। और गुरु को भी अपनी जमा पूंजी ज्ञान वाली, इसकी वाली नहीं, ज्ञान वाली जो जमा पूंजी है, वो जमा पूंजी अपने बच्चे को देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और ध्यान रखिएगा, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। देने वाला ऊपर से देता है, लेने वाला नीचे से देता है। 2 ही लोग देते हैं, बाकी तीसरा कोई नहीं। तीसरा अगर कोई देगा तो उसका मूल्य लेता है, पर ये 2 ऐसे लोग हैं जो अमूल्य देते हैं, कोई मूल्य उसका नहीं लेते हैं। वो जो हम लोगों का आपस का कनेक्ट है, जब वो कनेक्शन प्रॉपर रहेगा तभी बल्ब जलेगा। जो हमारा बच्चा रूपी बल्ब है वो तभी जलेगा, नहीं तो वो जलेगा ही नहीं। वो अगर कहीं एक सर्किट ब्रेक है तो बल्ब जलेगा नहीं, और फिर जो चाहिए हमको वो मिल नहीं पाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों को।